आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, कॉर्सिका जैसे एक छोटे से द्वीप का एक लड़का, जिसे स्कूल में बिल्कुल एक बाहरी इंसान मानकर चिढ़ाया जाता था, वो आगे चलकर पूरे के पूरे यूरोप का शासक बन जाता है। बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की, वो इंसान जो एक ही समय में एक बेमिसाल सैन्य जीनियस भी था और बेतहाशा महत्वाकांक्षाओं का शिकार भी। तो आइए इस बेहद जटिल और दिलचस्प चरित्र के दोनों पहलुओं को करीब से समझते हैं। इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक हमेशा से यही रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट असल में क्या था? क्या वो सच में जनता का कोई महान नायक था, या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भूखा एक खलनायक? देखिए, एक तरफ तो उसकी काबिलियत और उसके लाए गए सुधारों की जमकर तारीफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कभी खत्म ना होने वाली महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुए लाखों लोगों के भयानक नरसंहार पर भी बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। तो आखिर सच है क्या? चलिए इसे समझने के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बाहरी व्यक्ति का उदय, कॉर्सिका से कमांडर तक का सफर। फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में नेपोलियन को सच में एक आउटसाइडर ही समझा जाता था। वहाँ के अमीर घरानों के बच्चों के बीच उसके लहजे का खूब मजाक उड़ता था, लेकिन पता है, इसी अकेलेपन ने उसे महान बना दिया। उसने अपना सारा समय किताबें पढ़ने में लगा दिया। जूलियस सीजर और सिकंदर महान जैसे ऐतिहासिक नायकों की कहानियों ने इस युवा लड़के के अंदर एक ऐसा अजय कमांडर बनने की आग लगा दी, जिसने बाद में पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उसकी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की रफ्तार सच में कमाल की थी। जरा सोचिए, पेरिस में एक विद्रोह के दौरान नेपोलियन के सामने एक के मुकाबले 6 दुश्मनों की फौज खड़ी थी, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ 2 घंटे के अंदर 40 तोपों का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि पूरा का पूरा विद्रोह वहीं कुचल दिया गया। अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ाने और अचानक हमले करने की उसकी रणनीतियां इतनी अचूक थीं कि वो बेहद कम उम्र में ही जनरल बन गया। अब देखिए, 1798 के मिस्र अभियान की कहानी तो और भी दिलचस्प है। अगर हम इसे सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसी जहाजों को बुरी तरह तबाह कर दिया था, और तो और नेपोलियन अपनी सेना को वहीं फंसा छोड़कर चुपचाप वापस फ्रांस लौट आया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्रांस में उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। ऐसा कैसे? क्योंकि वो अपने साथ 160 वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम ले गया था, जिन्होंने मशहूर रोजेटा स्टोन खोज निकाला था। उसने इस शानदार वैज्ञानिक सफलता का ऐसा ढिंडोरा पीटा कि अपनी मिलिट्री हार को बेहद चालाकी से छुपा लिया। यहीं से हमें नेपोलियन की एक और बड़ी खासियत का पता चलता है, प्रोपेगेंडा का मास्टर और एक मिथ का निर्माण। वो सिर्फ युद्ध के मैदान का ही नहीं, बल्कि आम जनता के दिमाग का भी उस्ताद था। उसने बड़ी ही चालाकी से फ्रांस के अखबारों पर अपना कंट्रोल कर लिया, अपनी बचपन की झूठी और शानदार कहानियां गढ़वाईं और खुद को एक मसीहा साबित करने के लिए बड़ी बड़ी और भव्य पेंटिंग्स बनवाईं। और ये तुलना इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ ये पेंटिंग देखिए, जहाँ नेपोलियन एक बेहद शानदार घोड़े पर सवार होकर पूरे राजसी अंदाज में आल्प्स के पहाड़ पार कर रहा है। ये वही तस्वीर है जो उसने खुद अपने प्रोपेगेंडा के लिए बनवाई थी। लेकिन असल में उसने एक स्थानीय किसान की मदद से एक खच्चर पर बैठकर वो पहाड़ पार किए थे। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उसने जानबूझकर लोगों के सामने अपनी एक झूठी सुपर ह्यूमन छवि गढ़ी। और ये देखिए, 99.9%। जब नेपोलियन ने नया संविधान लागू किया और खुद को राजा घोषित किया, तो उसने दावा किया कि 99.9% लोगों ने उसके समर्थन में वोट दिया है। सुनने में ये एक मजाक लगता है ना? ऐतिहासिक साक्ष्य भी यही बताते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चुनावी धोखा था। असल में उसका समर्थन 50% के आसपास ही था, बाकी सब महज कागजों पर की गई हेराफेरी थी। सच तो ये है कि नेपोलियन ने कभी भी सत्ता के लिए अपनी इस बेतहाशा भूख को छिपाने की कोशिश नहीं की। जरा उसका यह मशहूर कथन सुनिए, सत्ता मेरी प्रेमिका है, मैंने उसे जीतने के लिए इतनी मेहनत की है कि मैं किसी को उससे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। ये लाइनें अपने आप में सब कुछ कह देती हैं। ये कोई जन कल्याण की भावना नहीं थी, बल्कि ताकत को अपनी मुट्ठी में पूरी तरह जकड़े रहने की एक बेहद तीव्र लालसा थी। मुक्तिदाता या तानाशाह, क्रांतिकारी विरोधाभास। आइए इस विश्लेषण के सबसे गहरे और दार्शनिक हिस्से पर चलते हैं। एक तरफ वो खुद को यूरोप को राजशाही से आजाद करने वाला मुक्तिदाता कहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसने सत्ता की सारी चाबियां अपने ही हाथों में रखीं। इस विरोधाभास को मशहूर संगीतकार बीथोवन की कहानी बहुत अच्छी तरह से समझाती है। शुरुआत में बीथोवन को लगा था कि नेपोलियन एक सच्चा हीरो है जो पुरानी जंजीरें तोड़कर लोकतंत्र लाएगा। इसी खुशी में बीथोवन ने अपनी बहुत ही खास सिम्फनी नंबर 3 उसे ही समर्पित कर दी। लेकिन जैसे ही नेपोलियन ने खुद को राजा घोषित किया, बीथोवन को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने गुस्से में आकर वो समर्पण तुरंत वापस ले लिया। अगर हम उसके शासन के इस दोहरे चरित्र को देखें तो ये विरोधाभास बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ उसने जीते हुए इलाकों में सामंतवाद को खत्म किया, लेकिन दूसरी ही तरफ 1802 में क्रूर दास प्रथा को फिर से लागू कर दिया। उसने धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात की, लेकिन महिलाओं के अधिकार छीन लिए और फ्री स्पीच को पूरी तरह दबा दिया। और सबसे अजीब बात, वो दमनकारी राजशाही को उखाड़ फेंकने का दावा करता था, लेकिन उसने अपने ही भाइयों को स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी का राजा बना दिया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। स्थायी सुधार और एक आधुनिक राज्य की नींव।
सत्ता की इस अंधी भूख के बावजूद हम उसके लाए गए उन बेहतरीन सुधारों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने और भयंकर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उसने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 1804 में नेपोलियन कोड लागू किया, जिसने फ्रांस को पहली बार एक स्पष्ट और लिखित कानून व्यवस्था दी। इसके साथ ही उसने पेरिस की खस्ताहाल जल वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए नई नहरें और फव्वारे भी बनवाए, ताकि आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। शिक्षा के मामले में भी उसका काम कमाल का था। उसने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की एक सेंट्रलाइज्ड और सुव्यवस्थित प्रणाली खड़ी की। इन कदमों ने न सिर्फ चर्च की ताकत को कम किया, बल्कि एक ऐसा मजबूत और आधुनिक सिस्टम तैयार किया जो नेपोलियन के जाने के बाद भी सालों तक फ्रांस के काम आता रहा। अंतिम पतन, एक साम्राज्य का पतन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बेतहाशा महत्वाकांक्षाओं का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। लगातार युद्धों की भूख ने उसके विशाल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और फिर पतन का सिलसिला बहुत तेजी से चला। 1812 में रूस पर आक्रमण करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जहां उसकी विशाल सेना ठंड और भूख से तबाह हो गई। 1813 में लीप्सिक की हार और फिर 1814 में एल्बा द्वीप पर निर्वासन। हालांकि उसने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन 1815 में वाटरलू की ऐतिहासिक लड़ाई में उसकी आखिरी हार हुई और अंततः 1821 में सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप पर एक बंदी के रूप में उसकी मौत हो गई। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है, क्या आधुनिक कानूनी और शैक्षिक प्रणालियों की वो शानदार नींव सत्ता की भूख में खोए लाखों लोगों के जीवन की कीमत चुका सकती है? क्या विकास के नाम पर इस भारी मानवीय त्रासदी को कभी भी उचित ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास पूरी तरह से आपे छोड़ देता है। सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।